हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं इति दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यानी द टेक्सटाइल वर्ल्ड में। आज का लेक्चर हमारा कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का, जो कि हमारा लास्ट का हमारा कंटिन्यूएशन है, क्योंकि टेक्सटाइल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में डाइज का क्लासिफिकेशन मैं कवर कर रही थी। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 डाइज, बेसिक, एसिड एंड डिस्पर्स डाई को कवर किया था। और आज के जो लेक्चर हमारा रहेगा, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, उसमें मैं जो और डाइज हमारी बची हैं उनको कवर करूँगी। एंड ऑल्सो दिस इज़ माई मेल आई डी, थ्रू दिस यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स विच आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको वहाँ पे इजी लगे तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम जो रिमेनिंग डाइज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आज की हमारी पहली डाई है सल्फर डाई। सल्फर डाई के बारे में देख लेते हैं। सल्फर डाई क्या है। सल्फर डाई आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंटिव डाई फॉर सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए ये ऑर्गेनिक सब्सटेंटिव डाई है सल्फर डाई। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इकोनॉमिकल डाइंग विद एक्सीलेंट टिंटोरिकल वैल्यू एंड गुड बिल्टअप प्रॉपर्टी, good overall color fastness property such as vast fastness, light fastness and perspiration fastness। तो इसमें ओवरऑल जो इसकी कलर फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ है वो गुड होती है। वास्ट फास्टनेस की भी प्रॉपर्टी अच्छी है इसकी, लाइट फास्टनेस की भी और पर्सपिरेशन की भी फास्टनेस इसकी अच्छी होती है। मॉडरेट फास्टनेस ऑफ क्रॉकिंग एंड पुअर फास्टनेस ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग अगेंस्ट सच एज ब्लीचिंग पाउडर एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग फास्टनेस इसकी अच्छी नहीं होती है। ब्लीचिंग एजेंट में ये कलर ब्लीड करता है। देन लिमिटेड शेड रेंज टू प्रोड्यूस ओनली डल शेड एंड देयर इज़ नो ट्रू रेड इन रेंज। तो सल्फर डाइज में क्या होता है कि हमारा बहुत ही फास्ट कलर नहीं आते हैं, डल कलर्स आते हैं, और ऐसा जो बिल्कुल ट्रू रेड कलर होता है वो हमारा नहीं पॉसिबल होता है सल्फर डाई में। ओके, तो आगे देख लेते हैं। दीज डाइज कैन बी अप्लाइड बाय एग्जॉस्ट सेमी कंटिन्यू और कंटिन्यूस डाइंग मेथड। तो इनको एग्जॉस्ट मेथड, सेमी कंटिन्यूस और कंटिन्यूस डाइंग मेथड से हम यूज़ करते हैं ऑन गारमेंट, यार्न, निट्स, फैब्रिक्स एज वेल एज लूज स्टॉक एक्सेट्रा। तो लूज स्टॉक में, गारमेंट में, यार्न में एंड निट फैब्रिक्स में हम यूज़ करते हैं सल्फर डाई को। होप आपको समझ में आई होगी। और देख लेते हैं इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की हैं। सल्फर डाइज और आर अवेलेबल इन पाउडर, ग्रैनुअल्स एंड लिक्विड फॉर्म्स। तो पाउडर फॉर्म में, ग्रैनुअल्स एंड लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है सल्फर डाइज। सल्फर ब्लैक 1 is the major black dye used worldwide for dyeing of cellulosics। सेलुलोजिक फाइबर्स को डाई करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड फेमस डाई है वो है सल्फर डाई। जो ब्लैक कलर का जो सल्फर डाई है वो फेमस है सेलुलोजिक फाइबर्स को डाई करने के लिए। द कन्वेंशनल डाइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्यू टू पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑफ सोडियम सल्फाइड एज वेल एज डाइक्लोमेट। तो हमारा इसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फाइड हो एज वेल एज लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में डाइक्रोमेट। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम पहुंचाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं वेट डाई। वेट डाई का कहाँ यूज़ होता है, कैसे होती है। होप आपको सल्फर डाई समझ में आई होगी। अब वेट डाई देख लेते हैं। वेट डाई आर इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली ऑन टेक्सटाइल मटेरियल। तो इनसॉल्युबल होती है वाटर में और इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं टेक्सटाइल मटेरियल पे। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो 3 डाइज बताई थी, एसिड, बेसिक एंड डिस्पर्स। तो मुझे कमेंट में बताइएगा इन तीनों में से कौन सी होती है जो वाटर इनसॉल्युबल डाई होती है। ओके, so wet dye mainly used for cellulosic fiber dyeing, but in protein fiber dyeing pH should be controlled। तो प्रोटीन फाइबर्स में क्या होता है, डाइंग करने का जो पीएच होता है, जब ड्यूरिंग डाइंग हमारा जो पीएच रहता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। डाइंग प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम अदर डाइज।
तो वेट डाई का जो डाइंग प्रोसेस होता है वो डिफ़िकल्ट होता है कंपैरेटिवली अदर डाई प्रोसेस के। तो अदर डाइज जो होती हैं वो ईजिली हो जाती हैं हमारी, और लेकिन वेट डाई में थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होता है। मैं अभी बताऊंगी इनका प्रोसेस स्टेप्स में जो रहता है। तो इनका मैकेनिज्म हमारी जो है इनमें 5 स्टेप्स होती हैं जिनमें ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्वस डिस्पर्जन। सो इन एक्वस डिस्पर्जन, बिकॉज बैड डाई आर insoluble in water, so in this stage dye is dispersed in water। पहली स्टेज में ये होता है। देन हमारी सेकंड स्टेज है वेटिंग स्टेज। तो वेटिंग स्टेज में क्या होता है? वेटिंग इन विच द इनसॉल्युबल कॉमर्शियल डाई इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो हमारा मैकेनिज्म है उसको हम डाई एब्जॉर्प्शन है। लेकिन वेटिंग में क्या रहता है? जो हमारा हाइड्रोसल्फाइड होता है, हाइड्रोसल्फाइड हमारा वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है अगेंस्ट सॉल्ट फॉर्मेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन देयर हाइड्रोक्साइड टू गिव अ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ओके, देन डाई एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है? इसमें थर्ड स्टेज जो कि इसकी है, in this stage the textile material must be immersed in dye liquor to prevent oxidation of leuco compound। then हमारा फोर्थ स्टेज आता है reoxidation of wet dye। so oxidation in which the soluble form of dye absorbed by the fiber in reconverted into the original insoluble dye by atmospheric oxygen, जिसको हम एयर बोलते हैं, by airing और by the use of chemical oxidation। देन हमारा फिफ्थ जो मैकेनिज्म है वो है आफ्टर ट्रीटमेंट। सो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेज some insoluble wet dye may be disposed on the surface of the textile material। इसमें फिर क्या है? हम आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब डाई हो गई, फिर हम सोपिंग यूज़ करेंगे। सोप से यूज़ करके जो मतलब जो हमारे एक्सट्रैक्ट होगा हमारा डाई, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगी वो डाई। तो सोपिंग में क्या होता है? ऑफ in which the dye material is subjected to a treatment, either boiling soap or other detergent solution, in order to get the proper tone by way of aggregation of smaller dye particles into bigger ones, and also to get the optimum fastness, especially rubbing fastness by removing the surface deposits dye particles। तो रबिंग फास्टनेस से क्या होता है? मेन जो सरफेस डिपॉजिट डाई पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हम बाय यूजिंग रबिंग फास्टनेस हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे जो 5 मैकेनिज्म थे वेट डाई के वो मैंने क्लियर किए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया होगा हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगी उसको, नो प्रॉब्लम। देन अब हम देख लेते हैं जो हमारी डाई है रिएक्टिव डाई। तो रिएक्टिव डाई में क्या रहता है? अ डाई विच इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग केमिकली विद अ सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवलेंट डाई सबस्ट्रेट लिंकेज इज नोन एज रिएक्टिव डाई। सो रिएक्टिव डाई में इसका केमिकल जो डाई होती है वो केमिकल से रिएक्ट करती है और कोवेलेंट डाई सबस्ट्रेट लिंकेज को फॉर्म करती है, इसलिए इसको जो लिंकेज फॉर्म होता है इसलिए उसको रिएक्टिव डाई बोलते हैं। देन हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है रिएक्टिव डाई की? रिएक्टिव डाई की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टिव डाई आर आयोनिक डाई, एनियोनिक डाई। तो रिएक्टिव डाई हमारी एनियोनिक डाई है, और हमारी कौन सी एनियोनिक डाई होती है? एसिड डाई हमारी एनियोनिक डाई होती है, और हमारी रिएक्टिव डाई एनियोनिक डाई होती है। विच आर यूज्ड फॉर डाइंग सेलुलोजिक प्रोटीन एंड पॉलीएमाइड फाइबर्स। रिएक्टिव डाइज आर फाउंड इन पाउडर, लिक्विड एंड प्रिंट पेस्ट फॉर्म। सो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है रिएक्टिव डाई, लिक्विड एंड प्रिंट पेस्ट फॉर्म, ये 3 टाइप में हमारी रिएक्टिव डाई अवेलेबल होती है। ड्यूरिंग डाइंग
The reactive group of this dye forms covalent bond with fiber polymer and become an integral part of the fiber. Reactive dye are soluble in water. Reactive dye भी हमारी water में soluble होती है. They have very good light fastness with rating about 6 rating होती है इसकी light fastness पे. The dye have very stable electron arrangement and can protect the degrading effect of ultraviolet रे. सॉरी, तो इसमें क्या रहता है, हमारी रिएक्टिव डाई का जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है बहुत ही स्टेबल होता है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज मतलब यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है. ओके, तो और इसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लीजिए. टेक्सटाइल मटीरियल्स डाई विथ रिएक्टिव डाइज हैव वेरी गुड वास्ट फास्टनेस. तो टेक्सटाइल मटीरियल्स में जो वास्ट फास्टनेस है रिएक्टिव डाई की वो बहुत ही अच्छी होती है. रिएक्टिव डाई गिव्स ब्राइटर शेड्स एंड हैव मॉडरेट रबिंग फास्टनेस. शेड्स अच्छे होते हैं, जबकि सल्फर डाई में डल शेड्स हैं और रिएक्टिव डाई में ब्राइटर शेड्स रहते हैं. रबिंग फास्टनेस इसकी अच्छी होती है, मॉडरेट होती है, मतलब बाकियों से अच्छी होती है. डाइंग मेथड ऑफ रिएक्टिव डाई इज़ ईजी. इट रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड लो टेम्परेचर फॉर डाइंग. इसमें रिएक्टिव डाई में लेस टाइम चाहिए होता है और लो टेम्परेचर चाहिए होता है. रिएक्टिव डाई आर कंपेरेटिवली चीप डाई. अदर डाइज के कंपेरेटिवली, जैसे कि बैड डाई से आप कंपेयर करें रिएक्टिव डाई का, तो ये बहुत ही चीप डाई होती है, मतलब आसानी से हो जाती है, ज़्यादा लागत और ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. रिएक्टिव डाइज हैव गुड पर्सपिरेशन फास्टनेस विद रेटिंग 4 to 5. तो पर्सपिरेशन फास्टनेस भी इसकी गुड होती है 4 to 5 रेटिंग में. सो होप आपको रिएक्टिव डाई समझ में आई होगी. यहाँ पे हम देख लेते हैं कंसोलिडेटेड एप्लीकेशंस. जो डाई हैं वो फैब्रिक्स में कौन कौन से फैब्रिक्स के लिए यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. एसिड डाई, अजोइक डाई, बेसिक, डायरेक्ट, मॉडर्न डाई, सल्फर, डिस्पर्स एंड रिएक्टिव डाई. सो एसिड डाई के लिए हम जो है मोस्टली यूज़ करते हैं फाइबर्स जो हैं वूल, सिल्क एंड नायलॉन. देन अजोइक डाई के लिए कॉटन, रेयॉन, एसीटेट, सेलुलोजिक फाइबर. बेसिक डाई के लिए पॉलिस्टर, मॉडिफाइड नायलॉन, ये दोनों फाइबर्स हम यूज़ करते हैं. देन डायरेक्ट डाई के लिए कॉटन, नायलॉन एंड रेयॉन. मॉडर्न डाई के लिए वूल. सल्फर डाई के लिए हम कॉटन एंड रेयॉन यूज़ करते हैं. डिस्पर्स डाई के लिए पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड पॉलीअमाइड यूज़ करते हैं. रिएक्टिव डाई के लिए कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन फाइबर्स हम यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया आपके डाइज एंड डाई का जो क्लासिफिकेशन था वो जो डाइज थी वो मैंने यहाँ कवर कर दी है. होप आपको समझ में आई होंगी. आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियोस में मैं कवर करूँगी टेक्सटाइल केमिस्ट्री को. आप सपोर्ट करिए, साथ में रहिए. वीडियो को अच्छा लगे तो थंब आइकन प्रेस कर दिया करिए. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू एंड बाय बाय.